वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बाल अवस्था एवं बाल विकास की, जो कि डीएलएड फर्स्ट ईयर का हमारा पहला पेपर होने वाला है। उसके जो है पिछले 2020 से लेकर 2025 तक आए हुए सभी एमसीक्यू, जो कि कुछ विकल्पों के फॉर्म में, सही जोड़ी या खाली स्थान के फॉर्म में आते हैं, उन्हें मैंने जो है सबको एमसीक्यू में ऐसे सजाया है जैसे विकल्पों के फॉर्म में सजाया है, यानी 4 ऑप्शन के साथ, जिससे कि वो आसानी से समझे जा सकें और याद किए जा सकें। ये परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एमपीडीएलएड फर्स्ट ईयर 2025 का पेपर कोड 801 बाल अवस्था एवं बाल विकास 2025 में जो है पहला क्वेश्चन पूछा गया था, समावेशी शिक्षा के लिए कोई एक विधि का नाम लिखिए। अब समावेशी शिक्षा के लिए कोई एक विधि क्या हो सकती है? तो देखिए दोस्त, कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती, और जो हमारे डीएलएड के एग्ज़ाम्स होते हैं ये काफ़ी सरल होते हैं। अब यदि आप इसमें देखोगे तो समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी सबको एक साथ जोड़ कर रखने वाली एजुकेशन, जिसमें सबको एक साथ पढ़ाया जा सके। क्या उसमें दंड का उपयोग किया जाएगा? क्या उसमें रटाया जाएगा कोई चीज़? क्या किसी चीज़ का पृथक्करण, सेग्रेगेशन करेंगे? जबकि हम कह रहे हैं सबको एक साथ जोड़ना है, तो पृथक्करण क्यों करेंगे? तो क्या होगा इसका आंसर? सिंपल सी बात है, सहयोगी शिक्षण इसका सही उत्तर होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है कि जो सहयोगी गत्यात्मक विकास के उदाहरण लिखना है। हालांकि आप सोच रहे होंगे इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्यों आए, तो यह जो है एक वाक्य में उत्तर आए होंगे जिसे मैंने ऑब्जेक्टिव में बदला है। तो आप इसको समझ सकते हैं, एक वाक्य या एक लाइन में जो उत्तर आते हैं ना, 5 क्वेश्चन आते हैं उसके। तो इसमें पूछा सूक्ष्म गत्यात्मक विकास के उदाहरण। तो जो सूक्ष्म गत्यात्मक विकास होगा उसमें हमारी मसल्स का उपयोग कम होगा, यानी मांसपेशियों का उपयोग सबसे कम होगा, वो सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल में होता है। तो क्या हम जब साइकिल चलाते हैं या कहीं पर चढ़ते हैं तो उसमें कम मसल्स का उपयोग होता है? तो इसमें तो ज़्यादा का होता है। चलने और तैरने में भी बहुत मसल्स का उपयोग होता है, दौड़ने और कूदने में भी होता है। सिर्फ लिखने और या फिर चित्र बनाने में सिर्फ हम क्या करते हैं, उंगलियों की मसल्स का उपयोग करते हैं। तो यह सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल होगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। आज तीसरा क्वेश्चन 2025 में पूछा गया कि सामाजिकरण की परिभाषा बताइए, यानी कि सामाजिकरण क्या होता है? राइट अ डेफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन। सामाजिक मानदंडों को सीखने की प्रक्रिया है। ये देखिए 3 ऑप्शन तो आप ऐसे ही हटा देंगे इसमें, जैसे केवल केवल आ गया, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव वाला आंसर कभी होगा नहीं। एकांत में रहना भी एक तरीके से गलत होता है, तो यही नेगेटिव। शारीरिक व्यायाम हो नहीं सकता। सामाजिकरण क्या होगा? सामाजिक मानदंडों को सीखने की प्रक्रिया ही क्या है? सामाजिकरण है। और आप इसको अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह परिभाषा के रूप में आया था, ना कि ऑब्जेक्टिव के रूप में। ठीक है, मतलब एक वाक्य में के रूप में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पर। बाल श्रम का क्या अर्थ हो सकता है? तो बाल श्रम क्या है? जिसमें बच्चों से मजदूरी कराई जाए, वही तो बाल श्रम है। तो कारक जो बच्चों को उनके बचपन से वंचित करता है। तो क्या बच्चों से मजदूरी कराओगे तो उनका बचपन वंचित हो जाएगा? तो बिल्कुल हो जाएगा। यही इसका सही उत्तर होगा। इसके अलावा मैदान में खेलना, ये कैसे हो सकता है? स्कूल जाना तो अच्छी बात होती है, यह श्रम में कैसे आएगा? शौक से माता पिता की मदद करना, यह भी अच्छी बात है। यदि बच्चे खुद के कभी कभी शौक में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मदद कर देते हैं, वह श्रम की कैटेगरी में नहीं आता है। लेकिन कार्य जो बच्चों को उनके बचपन से ही वंचित करते, यानी कि स्कूल ही न जाने दे, खेलने ही ना दे, बस काम ही कराता रहे, तो वह तो बाल श्रम हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीएलएड 2025 का अगला क्वेश्चन है, बाल अवस्था का आयु समूह क्या होगा? यानी कि जो बाल अवस्था होगी वह किस समूह से शुरू हुई? 6 से 12, 5 से 11, 6 से 11, 5 से 10। देखिए बाल अवस्था जैसे ही शुरू होती है, हम जो है प्रारंभिक स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। आप इस बात से तो कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो हम जब स्कूल जाना शुरू करते हैं, वह हम 6 वर्ष की आयु शुरू करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा 6 से लेकर 12 वर्ष होगा। अब 5 से लेकर 11 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 6 वर्ष से ही माना गया बाल अवस्था को। और जो 2 से लेकर 5 है वह पूर्व बाल अवस्था में आता है। तो इसमें जो है 6 से लेकर 12 वर्ष क्या है हमारा सही और सटीक आंसर है। अब हाथों से संबंधित हमसे गत्यात्मक विकास के बारे में पूछ रहा है। तो क्या नृत्य हाथों से किया जाता है, या तैरते हम हाथों से हैं?
तैरने में तो हाथ और पैर दोनों का उपयोग होता है, इसी प्रकार नृत्य में भी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हाथ कभी कभी यूज होते हैं। हाँ, लेकिन उसमें हाथ और पैर दोनों यूज हो रहे हैं, सिर्फ हाथ यूज नहीं हो रहा है, इसलिए तैरना और नृत्य करना तो नहीं हो रहा। साइकिल चलाने में भी पैरों का उपयोग होता है, तो यह भी इसका आंसर नहीं है। लेकिन अगर आप बाल संवारते हैं तो भाई अपने हाथों से संवारते हैं, कंघी को भी हाथ से ही पकड़ेंगे, यदि कुछ करेंगे तब भी। तो बाल संवारना क्या है, इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा, लगाव का सामाजिक घटक है, यानी कि जो लगाव है उसका सामाजिक घटक होगा वो क्या होगा, मानवता, उपयोगिता, विश्वास या फिर माता पिता का व्यवहार। तो देखिए, लगाव से क्या मतलब है, सोशल फैक्टर ऑफ अटैचमेंट, यानी किसी से लगाव हो जाना। उसका जो सामाजिक घटक होगा वह मानवता तो नहीं होगी, उपयोगिता भी नहीं होगी और ना ही विश्वास होगा। उसका जो सही आंसर होगा वह होगा चौथा वाला इसमें जो दिया है, यानी कि माता पिता का व्यवहार क्या है, लगाव है, माता पिता का व्यवहार। सामाजिक परिवर्तन का कारक क्या हो सकता है, यानी ये समाज में परिवर्तन आते हैं इसका कारक क्या है। समाज में परिवर्तन लाने के लिए क्या हमें समाज ही इसका कारक हो सकता है, क्या धर्म हो सकता है या फिर परिवार हो सकता है। तो यदि इन चारों ऑप्शन में देखा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग आंसर शिक्षा ही है। जहाँ पर भी शिक्षा अच्छी होगी वहाँ का समाज अचानक से ही अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा, और जहाँ पर शिक्षा डाउन होगी वहाँ का समाज नेगेटिव परिवर्तन की ओर बढ़ता जाएगा। जहाँ पर शिक्षा अच्छी होगी वहाँ पर पॉजिटिव परिवर्तन की ओर बढ़ता जाएगा। जहाँ हालांकि समाज, धर्म और परिवार भी उसमें उपयोग कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा जितना जो है इसका कारक और बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। यदि शिक्षा अच्छी नहीं है तो समाज का पतन नीचे की ओर हो रहा है, शिक्षा अच्छी है तो समाज ऊपर की ओर अग्रसर हो रहा है। 9वां क्वेश्चन है हमारा डीएलएड 2025 का, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है और सीधा सीधा आपको याद रखना है इसमें। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना हुई थी 2007 में। ठीक है, 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को स्थापित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार पूर्व क्रियात्मक अवस्था खाली स्थान वर्ष तक होती है। तो पियाजे के अनुसार जो पूर्व क्रियात्मक अवस्था है उसका आयु पूछ रहा है। इसमें 4 प्रकार की अवस्थाएं पियाजे ने दी थी, आपको पता होगा। 0 से 2 वर्ष को सेंसरी मोटर स्टेज में रखा गया था। इसमें पूछा है पूर्व क्रियात्मक अवस्था, तो 2 से लेकर 7 वर्ष की जो आयु है वह पूर्व क्रियात्मक अवस्था में आती है। आप इसको भी याद रखें। अब आ रहा है व्यक्तिगत भिन्नता खालिस्तान शिक्षा का एक सिद्धांत है, यानी कि जो व्यक्तिगत भिन्नता है वह किस प्रकार की शिक्षा का सिद्धांत हुई, आधुनिक शिक्षा का या फिर पारंपरिक शिक्षा। तो पारंपरिक तो जब भी अपन जो डीएलएड में और जो बाल अवस्था, बाल विकास आदि चीज़ों को पढ़ते हैं सीटेट एमपीटेट के लिए, पारंपरिक को हमेशा एक नेगेटिव वर्ड के रूप में देखा जाता है। तो कोई भी यदि पॉजिटिव चीज़ पूछी जा रही है, यानी जो अच्छी चीज़ पूछी जा रही है, उसमें पारंपरिक का ऑप्शन नहीं होना चाहिए। जैसे व्यक्तिगत भिन्नता एक जो है एक तरीके से देखा जाए तो अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि हर व्यक्ति एक समान नहीं होता, तो उसके लिए अलग अलग चीज़ों से संभालना पड़ता है उसको। हर बच्चा एक समान होता नहीं। तो जो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है वह किस पर केंद्रित होगा, बच्चे पर केंद्रित होता है। बच्चा ही तो हर चीज़ बाल केंद्रित ही तो है हमारी शिक्षा में। तो व्यक्तिगत भिन्नता बाल केंद्रित शिक्षा का एक सिद्धांत होती है। अब पूछ रहा है चित्र बनाना या ड्राइंग इज कैसी मोटर स्किल है, यानी कि कैसा गत्यात्मक कौशल है, स्थूल है, सूक्ष्म है, जटिल है, प्राकृतिक है। तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया था सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, जिनमें कम मांसपेशियों का उपयोग होता है। चित्र बनाने में भी सिर्फ हमारी उंगलियों का उपयोग होता है या हमारे हाथों का हल्का सा उपयोग होता है, इसलिए यह कैसा एक सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल है। आगे चलते हैं। शिशु का बबलाना खालिस्तान संप्रेषण है, यानी जो शिशु बबलाता है यह किस प्रकार की कम्युनिकेशन को दर्शाता है। तो क्या यह प्रतीकात्मक है, तो प्रतीकात्मक तो नहीं है, यानी कि सिंबॉलिक तो नहीं हो सकता। इसके अलावा क्या लिखित है, बबलाना कहाँ से लिखित होगा। क्या यह मौखिक है, मौखिक तो है लेकिन मौखिक की पूरी स्टेज पर नहीं चला है, अभी वह भाषा का
शुरुआती दौर है, यानी कि बच्चा जब आ ऊ इस टाइप के शब्द निकालता है तो वह भाषा को सीखने का शुरुआती दौर है, यानी पूर्व भाषा ही होता है, प्री वर्बल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2025 का, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। अब ये वाला क्वेश्चन काफ़ी आसान रहा। रिकेट्स पूछ रहा है, रतौंधी दिया है, स्कर्वी और बेरी दिया है, और इसका आंसर है स्कर्वी। ये तो हम हमेशा से पढ़ते ही आ रहे हैं कि जो विटामिन सी है उसकी कमी से स्कर्वी नाम का एक रोग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 का अगला क्वेश्चन था, किशोर अवस्था की कुछ दो विशेषताएं बतानी थी। एक वाक्य में आया हुआ क्वेश्चन था। किशोर अवस्था की आप अपने हिसाब से भी कोई भी दो विशेषताएं लिख सकते हैं, और यदि आप इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो भी पहचान का संकट और संवेगात्मक अस्थिरता। तो ये जो पहचान का संकट है यह बहुत इम्पोर्टेंट होता है किशोर अवस्था में, यह जरूरी होता है। इसके अलावा तीव्र शारीरिक विकास होना भी जरूरी है। आप इसमें यह भी लिख सकते हैं हार्मोन्स में परिवर्तन, और मतलब किशोर अवस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं आप इसमें कोई भी दो लिख सकते थे, आपको दो एक नंबर इसका आसानी से मिल जाता। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम 2024 के सेट के क्वेश्चन करेंगे जो 15 MCQ 2024 में पूछे गए होंगे। चलिए यहाँ से फिर हमारी सीरीज का 16वां क्वेश्चन शुरू हुआ है, और ये 2024 का शुरू हो चुके हैं। पूछ रहा है, बालक के विकास की प्रथम पाठशाला होती है। यह क्वेश्चन वैसे बहुत सरल है, और देखना यह रिपीट भी बहुत ज़्यादा होता है। बालक के विकास में जो पहली पाठशाला हो क्या होगी, क्या वह समाज होगा। समाज तो उसका दूसरा फैक्टर होगा, विद्यालय भी वह दूसरी फैक्टर में ही जाएगा। बालक का जो विकास की पहली होगी ना वो परिवार होगी, क्योंकि परिवार में ही तो बच्चा सबसे पहले कुछ चीज़ें सीखेगा अपनी माँ से, पापा से, दादा से, दादी से, नाना नानी से, यानी जो भी परिवार के सदस्य हैं उनसे। तो बालक के विकास की जो पहली पाठशाला होगी वह परिवार होगी। चलिए 2024 के अगले क्वेश्चन और हमारी सीरीज के 17वें क्वेश्चन की ओर। शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या हो सकते हैं, यानी कि जो शरीर से संबंधित और हमारी जो मांसपेशियों से संबंधित विकास है उसको क्या प्रभावित कर सकता है। क्या कोई भय हमें प्रभावित कर सकता है या रोग। तो आप यदि दिमाग लगाएं और लॉजिकली सोचें तो हाँ, यदि आपको किसी चीज़ का डर है तो आपका जो है उस तरीके से विकास नहीं हो पाएगा, ना ही वह शारीरिक ना ही वह गत्यात्मक। और रोग है तब तो जाहिर सी बात है आप उस तरीके से विकसित नहीं हो पाएंगे जिस तरीके से आपको होना चाहिए, यानी कि इसका ऑप्शन आंसर होगा ए और बी दोनों। चलो आगे चलते हैं। भाषा विकास की अंतिम अवस्था किसे माना जाता है। तो भाषा विकास की आखिरी अवस्था क्या होगी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा लॉजिक लगाना होगा। जैसे देखिए, शब्द शक्ति का विकास, आकलन शक्ति का विकास, शुद्ध उच्चारण शक्ति का विकास, या वाक्य निर्माण। तो इनमें से कौन सी स्टेज है जो हम सबसे आखिरी में सीख पाते हैं। यानी शब्द शब्द तो हम पहले सीख जाते हैं। आकलन करना किसी चीज़ को, क्या वो हम पहले सीख जाते हैं। जी हाँ, आकलन हम शब्दों से पहले सीख जाते हैं। इसके अलावा शुद्ध उच्चारण करना ये भी हम पहले सीख जाते हैं। लेकिन डेवलपमेंट ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन यानी कि वाक्य निर्माण की जो शक्ति है यह जो है भाषा विकास की अंतिम अवस्था होती है। यानी कि जब आपका भाषा का विकास हो रहा होता है तो सबसे आखिर में आप वाक्य निर्माण करना सीखते हैं, या फिर वाक्य निर्माण करना सीखते ही आपका भाषा का पूर्ण विकास हो जाता है। उसका कहने का मतलब ये है। चलो आगे बढ़ते हैं। सामाजिक गतिशीलता का घटक पूछ रहा है अब आपसे। सामाजिक गतिशीलता का घटक धर्म होगी, शिक्षा होगी, समाज होगा। अब ये क्वेश्चन जो अपन ने 2025 में लगाया था उसी का घुमा फिरा क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन किसी न किसी बार में उसमें रिपीट हुआ होता है। इसलिए मैं आपको एक साथ सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है इसमें से 2 या 3 या हो सकता है 5 या और भी ज़्यादा क्वेश्चन किसी न किसी तरीके से रिपीट हो जाए। तो सामाजिक गतिशीलता क्या धर्म से संबंधित होगी। समाज धर्म से संबंधित तो होता है, लेकिन उसकी गतिशीलता में उसका बढ़ना धर्म से संबंधित नहीं रहेगा। वो समाज का समाज से भी इतना संबंध नहीं रहेगा और विकास से भी इतना संबंध नहीं। हालांकि है चारों से, लेकिन सबसे ज़्यादा किससे, फिर वही की वही बात, शिक्षा से। शिक्षा में जितनी वृद्धि होगी समाज में उतनी वृद्धि होगी, शिक्षा में कमी होगी तो समाज में उतनी ही कमी होगी। तो ये कुछ इस प्रकार से है। इसमें पूछ रहा था गतिशीलता, यानी कि जो समाज बढ़ता है उसका पहला घटक क्या है, तो वो शिक्षा ही रहेगा। अब आते हैं 2024 के अंतिम आखिरी बोल रहा हूँ अगले क्वेश्चन पर। ये पूछ रहा है दिवा स्वप्न किताब के लेखक के बारे में पूछ रहा है। अब ये क्वेश्चन
थोड़ा अलग है, अपनी लीग से हटकर क्वेश्चन है, तो आप इसको सीधा याद रखिएगा। गिजू भाई है जो, वह हमारे दिवा स्वप्न किताब के लेखक हैं। गांधी जी ने यह पुस्तक नहीं लिखी, रूसो ने यह पुस्तक नहीं लिखी। अब रूसो को आप ऐसे हटा देंगे क्योंकि रूसो जो है विदेशी लेखक है, राइटर हो सकता है, और दिवा स्वप्न में स्वप्न जो है यानी कि, है तो किताब हिंदी वाली किताब है, तो इसको वो तो लिख ही नहीं सकता। और टैगोर जी ने भी अपनी किताब नहीं लिखी, तो इसका आंसर गिरजू भाई है। आप सीधे सीधे याद रखें, देवा स्वप्न पुस्तक दोबारा पूछे तो आपको गिरजू भाई उस पर आंसर लगाना है। अब पूछ रहा है कि गद्यात्मक कौशल जो है कितने भागों में बांटे गए हैं, तो एक है सिंपल है, इन्हें बांटा गया है दो भागों में, सूक्ष्म गद्यात्मक कौशल और एक वो जिसमें ज़्यादा मांसपेशियों का उपयोग होता है, सूक्ष्म में कम मांसपेशियों का उपयोग होता है। तो सीधा सीधा दो प्रकार के गद्यात्मक कौशल होते हैं। प्रतिभावान बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? अब देखो, प्रतिभावान बालकों की बुद्धि लब्धि पूछ रहा है। अगर मैं, जैसे मुझे इस सूत्र पता है आईक्यू का, कि मेंटल एज के नीचे रखते हैं कैलकुलेटिव एज, गुणा कर देते हैं उसमें 100 का। ये सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसे कि स्टर्न ने दिया था, स्टर्न ने दिया था, और इसमें जो सुधार है वह टर्मन ने किया था। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। अब यदि हमें इस सूत्र के हिसाब से, मेरी जैसे मान लीजिए मेरी आयु है 25 वर्ष, 25 वर्ष आयु है मेरी, जो मेंटल एज है वह 25 वर्ष है, और मेरी वास्तविक एज भी 25 वर्ष है, तो उसमें 100 का गुणा करता हूँ मैं, तो मेरी जो IQ आता है वो 100 का आता है। लेकिन यदि मेरी मेंटल और कैलकुलेटिव एक सी ही है और मेरा IQ 100 आ रहा है, तो मैं प्रतिभावान तो नहीं हूँ, ये तो नॉर्मल है। नॉर्मल है यानी कि 100 से ऊपर ही क्या होगा, प्रतिभावान वाला भी है, ये तो मेरी नॉर्मल वाली है। यानी कि जो नॉर्मल लोग होते हैं उनका 100 आता है IQ, लगभग 100, 100 भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। लेकिन इसमें जो प्रतिभावान बालकों का पूछा है तो इसका 100 से ऊपर होना चाहिए। अब देखो इसमें 80, 90, 70, 80 और 70 से कम किसी हालत में नहीं होगा। क्या आंसर होगा, 110 या उससे अधिक प्रतिभावान बालक होंगे। अभी मैंने जो आपको सूत्र बताया, इसको भी याद रखना। IQ निकालने का सूत्र होता है मेंटल एज अपॉन कैलकुलेटिव एज गुणा 100, यानी कि मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु और उसमें गुणा किया 100 का। इससे जो है हम IQ को निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है 2024 का क्वेश्चन आता है अगला, और हमारी सीरीज का 23वां। संवेग लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो अब देखो भाई साहब, इसमें क्या है, संवेग पर फोकस मत करना, इसको इंग्लिश में देखना है। इसमें क्या लिखा है, इमोशन, तो उसी के हिसाब से इसमें जो है लैटिन भाषा आई, क्योंकि जो लैटिन भाषा है उसी से बन आगे चलकर इंग्लिश भाषा बनी। तो देखो इसमें लिखा है इमोव, इमोवर, इमोव और मोशन। तो अब हमें इसमें से चुनना एक कोई सा है, और जो हमारा सही आंसर होगा वो हुआ इमोवर। यानी कि जो इमोशन शब्द है वह लैटिन भाषा के शब्द इमोवर से बना है। इसको आपको सीधा सीधा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यह आ भी सकता है दोबारा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24वां क्वेश्चन है, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत खाली स्थान के द्वारा दिया गया था। यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ नीड हायरार्की थ्योरी गिवन हुआ है, अब्राहम मैस्लो, जीन पियाजे, स्किनर या फिर थॉर्नडाइक। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अब्राहम मैस्लो। तो आप इसको सीधा याद रखें कि आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया अब्राहम मैस्लो ने, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया अब्राहम मैस्लो ने। अब पूछ रहा है एक क्वेश्चन इसमें ऐसा भी आता है जो कि हमारे प्रीवियस जो हमने पढ़ के रखा होगा, जो हमने स्कूल के टाइम पर पढ़ा होगा, विटामिन या फिर आयोडीन आदि की कमी से होने वाले रोगों से एक क्वेश्चन हमने 2025 में भी देखा, और ये 2024 के में भी आया। तो आप यहाँ से पैटर्न भी समझ सकते हो कुछ कुछ। अब पूछा है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा? इसका भी तो विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है, सॉरी विटामिन डी की कमी से होता है, इसमें जो हड्डियाँ वड्डियाँ का दिक्कत आती है। और एक है रतौंधी जो कि विटामिन ए की कमी से होता है, जिसमें कि वो आँखों से संबंधित प्रॉब्लम होती है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा ग्वाइटर या फिर घेगा रोग आयोडीन की कमी से होता है, जिसमें हमारा गला जो है बहुत अननेचुरली बड़ा हो जाता है या सूजन आ जाती है उस पर।
ग्वाइटर रोग या घेंगा रोग में। फिर पूछ रहा है ब्रूनर के अनुसार बौद्धिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई गई थी। यह क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है। ब्रूनर के अनुसार बौद्धिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई गई थी, जो कि मैंने इसमें लिख दी है, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक, आप इनको याद रखना। यह क्वेश्चन भी कई बार रिपीट होता है। ब्रूनर के अनुसार बौद्धिक विकास की कितनी स्टेजेस होती हैं। इसके बाद आता है पैरों से संबंधित किन्हीं दो गत्यात्मक विकास के उदाहरण लिखना है। मैंने में पैरों का उपयोग होता है, सीधी बात है। पैरों का उपयोग वाले क्वेश्चन देखना और इसको ऑप्शन से करना है, हटा हटा करना। जैसे खाना, खाने में पैरों का कोई उपयोग है क्या, इसको सीधा हटाओ। गाना और बोलना, गाने में पैरों का कोई उपयोग है, सीधा हटाओ। लिखने और पेंटिंग करने, इसमें भी पैरों का कहीं उपयोग नहीं दिख रहा। अब आंसर क्या आएगा, सीधा दौड़ना और कूदना। दौड़ने में भी पैर चाहिए और कूदने में भी पैर चाहिए। 24 का अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारी सीरीज का 28वां है, सूक्ष्म गति कौशल से क्या तात्पर्य होगा। वही मैं अभी आपको शुरू से ही बताता आ रहा हूँ। बड़ी मांसपेशियों का उपयोग होगा तो वह सूक्ष्म गति कौशल नहीं होगा। सूक्ष्म यानी कम मांसपेशियों का उपयोग है, छोटी मांसपेशियों जैसे उंगलियों का उपयोग इसमें लिखा है। अब जो केवल वाला लगा ये वैसे ही नेगेटिव हो जाता है, हटा। कोई शारीरिक हलचल नहीं है, इसमें नेगेटिव वैसे ही नहीं लगा। और बड़ी मांसपेशियाँ इसमें आएंगी नहीं, तो क्या है, छोटी मांसपेशियाँ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा छोटी मांसपेशियाँ का उपयोग, जैसे कि उंगलियों का उपयोग। अगला क्वेश्चन है 29वां, आइडेंटिफाई अ रीजन फॉर इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन इन चिल्ड्रन। बालकों में अशुद्ध उच्चारण का एक कारण क्या हो सकता है। क्या वह श्रवण दोष से संबंधित हो सकता है, या फिर वो गलत अनुकरण से संबंधित हो सकता है, या फिर वो दोष बाक अंग हो सकते हैं। देखो, अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं तो एक तो इसमें उपरोक्त सभी दिया, तो हमें तीनों को ऑप्शन को अच्छे से समझना होगा। श्रवण दोष यानी कि सुनने में यदि कोई दोष आ रहा है तो जाहिर सी बात है, अगर वो बच्चा गलत सुनेगा तो गलत बोलेगा, तो ये तो हो सकता है। गलत अनुकरण, तो सही बात है। यदि बच्चे को अनुकरण ही उसने गलत कर लिया, भले ही आप सही समझा रहे या बोल रहे हैं, लेकिन उसने तो गलत अनुकरण ही कर लिया, तो उसका तो गलत अनुकरण होगा, अशुद्ध उच्चारण होगा ही। दोषपूर्ण वाक अंग, अब बोलने का जो अंग है यानी कि हमारा जो कंठ है, गला है, जीभ है, या जो हमारा जहाँ से भी हम मुँह से जहाँ जिन जिन विभागों से हम ध्वनि निकालते हैं उसमें कुछ भी प्रकार का दोष है तो उसके उच्चारण में तो गलती आनी है। इसका जो आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा। अब आता है 30वां क्वेश्चन, वैश्वीकरण के बारे में पूछ रहा है, यानी ग्लोबलाइजेशन। अब ये तो भाई बहुत सिंपल चीज़ है। विश्व की अर्थव्यवस्था और संस्कृतियों का एकीकरण, एक देश का अलग थलग करना, केवल स्थानीय व्यापार। तो इसको यदि आप वैसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे भी समझ सकते हैं, केवल स्थानीय व्यापार नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें केवल लगा है, नेगेटिव हो गया। एक देश का अलग थलग होना, उसमें फिर वो वैश्वीकरण कैसे हुआ, वैश्विक की बात होनी चाहिए ना, एक देश की अलग बात क्यों कर रहा है। तो सीधी बात है, विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं और संस्कृतियों का जब हम एकीकरण कर देते थे तो वही वैश्वीकरण होता है। और आप यहाँ से वो भी याद होगा आपको 1991, जहाँ पर भारत ने जो है वैश्वीकरण को अपनाया था। इससे पहले भारत में वैश्वीकरण नहीं था, अर्थात भी तो उतनी सही स्थिति से नहीं था। 1991 से हमारी पॉलिसी चेंज हुई, जिसमें हमने लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण और प्राइवेटाइजेशन को अपनाया था, यानी एलपीजी को अपनाया था, तो आपको याद होगा। अब आते हैं हम 2023 के क्वेश्चन पे। यहाँ से हम 31वां क्वेश्चन शुरू करेंगे, जो कि अब 2023 की सेट से लिए गए हैं अगले 15 क्वेश्चन। शैशव अवस्था की आयु पूछा है, यानी जब बच्चा शिशु होता है उसकी आयु क्या होगी। जन्म से लेकर 8 वर्ष होगी, कैसे होगी, क्योंकि 6 से शुरू हो जाती है बाल्यावस्था, और यहाँ पर शैशव अवस्था पूछा जब शिशु होता है बच्चा 1 से लेकर 6। तो भाई साहब, जन्म से लेके ही शिशु अवस्था शुरू होती है, इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। इसको भी हटा सकते हो, जन्म से 5 वर्ष, 1 से 5 वर्ष। इसके हिसाब से इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसके हिसाब से सही बिंदु बैठता है जन्म से 5 वर्ष। वैसे 0 से 2 वर्ष को शैशव अवस्था, और फिर 3 से लेकर 5 वर्ष को पूर्व बाल अवस्था कहा जाता है, लेकिन आप इसको मिलाकर भी शैशव अवस्था कह सकते हो। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। और इसके बाद 6 से लेकर 12 वर्ष आएगा जो कि बाल अवस्था होगी। फिर 12 से लेकर 18 वर्ष आएगा जो कि किशोर अवस्था होगी। 18 के बाद 19 से आएगी अपनी वयस्क अवस्था। तो ये सब आपको देखकर चलना होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है,
पैरों से संबंधित गत्यात्मक विकास के बारे में बताना है, यानी कि जिसमें पैरों का संबंध हो। तो देखो, दौड़ने में भी पैरों का संबंध होता ही होता है। सीढ़ी चढ़ोगे तो पैरों से ही चढ़ोगे, कूदोगे तो पैरों से। तो इसका ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो कुछ क्वेश्चन तो काफ़ी सरल आते हैं, आराम से बन जाते हैं आसानी से। कुछ तुम्हें पढ़ने पड़ते हैं, या कुछ पढ़ाई पर भी निर्भर करते हैं। जैसे या पूर्व भाषाई संप्रेषण क्या होगा, यानी कि पूर्व भाषाई संप्रेषण। अच्छा, अभी अपन ने पहले एक कोर्स सेट किया 2025 या 24 का, उसमें भी पूर्व भाषाई संप्रेषण के बारे में ही पूछा था। बस उसमें ऑप्शन में दिया था, और इसमें ऑप्शन से नहीं, इसमें सीधा क्वेश्चन में दिया है। तो पूर्व भाषाई संप्रेषण क्या है? शिशु का बबलाना, शिशु के हाव भाव। और इसमें जो है दोनों आंसर आए हैं। उसमें शिशु का बबलाने के बारे में पूछ रहा था कि शिशु का बबलाना क्या होता है, तो पूर्व भाषाई संप्रेषण होता है। इसमें पूछा पूर्व भाषाई संप्रेषण क्या होता है, तो शिशु का बबलाना। तो शिशु के जो भी हाव भाव होते हैं, जो वो हाथ पैरों की हलचल करता है, वो दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं। इसमें ए और बी दोनों ही आंसर आ जाएंगे। सामाजिक परिवर्तन का कारक पूछ रहा है। तो फिर से देखो, ये क्वेश्चन तीसरे सेट में लगातार तीसरी बार रिपीट हो गया। सामाजिक परिवर्तन कैसे हुआ? जाहिर सी बात है, कितनी बार बताऊं, शिक्षा में वृद्धि तो समाज में वृद्धि, शिक्षा में घटोत्तरी तो समाज में घटोत्तरी। शिक्षा सबसे ज़्यादा कनेक्ट करती है। हाँ, इसमें भी इनमें से कोई नहीं की जगह लिख दिया जाए उपरोक्त सभी, तो फिर आंसर चेंज हो जाएगा, फिर उपरोक्त सभी ही लगाना पड़ेगा। लेकिन यदि एक कोई से चुनना है तो सबसे ज़्यादा सटीक है शिक्षा। बाल अधिकारों के हनन को रोकने के लिए विभाग का नाम क्या रखा गया है? अब देखो, इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ, क्योंकि इसमें उपरोक्त सभी का है, तो तीनों ऑप्शन को ध्यान से देखो, क्योंकि तीनों ही हो सकते हैं जब उपरोक्त सभी आए। तो महिला एवं बाल विकास में तो बाल है, तो बाल अधिकार तो होगा ही। श्रम कल्याण विभाग, तो जैसा कि आपको पता ही है, हमारे यहाँ देश में संविधान में साफ कहा गया है 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को किसी प्रकार की श्रम में नहीं लगाना है। तो श्रम कल्याण विभाग भी इसको देखता होगा। और समाज कल्याण विभाग तो हर चीज़ को देखता है, तो बाल अधिकारों क्यों नहीं देखेगा? तो उपरोक्त सभी क्या है, इसका आंसर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एकीकरण का सिद्धांत पूछ रहा है, 2023 का यह क्वेश्चन है। एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है? यह विकास का सिद्धांत है, सूक्ष्म गति है, अशाब्दिक है, विशिष्ट बालकों का अध्ययन है। तो जब भी हम बात करेंगे सब चीज़ों को एक करने की, तो बात होगी विकास की, यानी कि यह क्या है, एक विकास का सिद्धांत है। बाल विकास के क्षेत्र में शामिल है विशिष्ट बालकों का अध्ययन करना, लोह तत्व की कमी, विकास का सिद्धांत, या फिर सूक्ष्म गति का कौशल। तो लोह तत्व की कमी, तो यह किसी रोग से संबंधित पूछने रहा है क्या? विकास का सिद्धांत हो सकता है, लेकिन इसमें आएगा नहीं। सूक्ष्म गति कौशल आएगा नहीं। इसमें आएगा विशिष्ट बालकों का अध्ययन क्या कहलाएगा? बाल विकास कहलाएगा, यानी बालक का विकास। तो कब होगा? जब विशिष्ट बालकों का अपन ध्यान रखेंगे, जो कुछ स्पेशल होते हैं, जैसे कि कुछ बीमारी है उन्हें, या विकलांग है, या फिर कुछ हो सकता है हाई आईक्यू पे, तो सब वो विशिष्ट ही होंगे ना। तो अलग तरीके के विशिष्ट होंगे और ये अलग तरीके के विशिष्ट होंगे, तो उनकी स्टडी ही तो करना है। बाकी इसमें जो स्पेशल चाइल्ड है, इसका कहना यही है, वो विकलांग बच्चों की बात कर रहा है। उनको जो है सीधे तौर पर विकलांग या अपन बोलना ठीक नहीं लगता बच्चों के हिसाब से, इसलिए जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें उन्हें स्पेशल चाइल्ड यानी कि विशिष्ट बालकों के दर्जा दिया गया है, और इसी शब्द का प्रयोग उनके लिए किया जाता है, ताकि उनको अन्य लोगों से अलग ना लगे अपने बारे में सुनते हुए या बात करते हुए। अब फिर से क्वेश्चन आ रहा है, चित्र बनाना किस प्रकार का कौशल है? यह बार बार वही के वही क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ताकि आप समझ सकें और अच्छे से कर सकें, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में फंसने वाले हैं 2026 में, देख लेना। चित्र बनाना किस प्रकार का कौशल होगा? तो क्या स्थूल होगा? स्थूल में भाई वो होता है जिसमें लार्ज रूप तैयार कर बड़े रूप पर बड़ी मांसपेशियाँ उपयोग होती हैं, बड़ी मांसपेशियों का उपयोग होता है जिसमें। और इसका आंसर है हमारा सूक्ष्म, क्योंकि इसमें सिर्फ उंगलियों का उपयोग होता है चित्र बनाने में, इन दोनों का कोई काम ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ध्वनि संकेत खालिस्तान का एक रूप है। शाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण विकास का सिद्धांत है या सूक्ष्म गति का कौशल है?
सूक्ष्म गति कौशल नहीं होगा क्योंकि इसमें कौशल की बात नहीं कह रही, वह उसका रूप पूछ रहा है। इसका आंसर होगा अशाब्दिक संप्रेषण यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि इसमें हम संकेत के रूप में ध्वनि का उपयोग कर रहे हैं, यानी कि हम ध्वनि का उपयोग बोलने के रूप में नहीं कर रहे हैं। बोलने के रूप में करते तो शाब्दिक हो जाता, इसमें अपन संकेत के रूप में उपयोग कर रहे हैं, इसलिए इसका जो है अशाब्दिक संप्रेषण होगा। अब देखो एक फिर वही क्वेश्चन, देखो फिर से वही का वही पैटर्न। 2025 में भी एक क्वेश्चन किसी रोग से पूछा गया, 2024 में भी और 2023 में भी। अब पूछ रहा है रक्तपलता के कारण क्या होते हैं? विटामिन सी, लोह तत्व की कमी, कैल्शियम की कमी या फिर सूक्ष्म गति कौशल है। तो अब इसका आंसर तो आप सब जानते हैं, लोह तत्व की कमी ही क्या लाती है? एनीमिया लाती है। एनीमिया अर्थात रक्तपलता। तो बहुत आसान हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब आ रहा है कल्पना शक्ति में तीव्रता लाने वाली अवस्था का नाम पूछ रहा है, यानी जो हमारी कल्पना शक्ति है इसमें तेजी कैसे आएगी, कौन सी अवस्था में आएगी? शिशु अवस्था में, किशोर अवस्था में या बाल अवस्था में या प्रौढ़ अवस्था में? इसको थोड़ा लॉजिकली करो। शिशु अवस्था में कल्पना होती है या नहीं होती, ये हम कैसे जान सकते हैं? पता ही नहीं है। बाल अवस्था में इतनी कल्पना हो नहीं सकती, जैसा बता दिया गया वैसा ही लोग बच्चे मानते हैं। अगर बच्चों से तुमने अगर ये कह दिया कि चॉकलेट खाना बहुत अच्छा है तो वो उसी को मानेंगे। यदि आप यही भी कहते हो कि चॉकलेट खाना अच्छा नहीं है मत खाओ, तब भी वह चॉकलेट खाएंगे, क्योंकि उन्हें यहाँ पर सोचने समझने की उतनी क्षमता नहीं होती। और प्रौढ़ावस्था यानी जब हम बड़े हो जाते हैं तब हम सब कुछ समझ ही चुके होते हैं, यानी कि ये तो टू लेट हो गया। इसमें कल्पना शक्ति तेज कैसे हो सकती? कल्पना शक्ति बढ़ती है किशोर अवस्था में। यह ऐसी अवस्था है जिसमें हम अलग अलग चीज़ों की कल्पना करने लगते हैं, अलग अलग चीज़ें सोचने लगते हैं अपने हिसाब से अपने, क्योंकि इस समय माइंड जो है लगभग विकसित हो चुका होता है, तो अपने हिसाब से चीज़ों को सोचने लगते हैं किशोर अवस्था में। हाथों से संबंधित गत्यात्मक विकास का एक उदाहरण पूछ रहा है। अब इसमें देखना सिर्फ हाथों का उपयोग होना चाहिए। दौड़ने में हाथों का नहीं पैरों का उपयोग है, लिखने में हाथों का उपयोग है, कूदने में पैरों का उपयोग है, सीढ़ी चढ़ने में पैरों का उपयोग है। ये क्वेश्चन भी बार बार वैसा तैसा करके वैसा वैसा घुमा के आ ही रहा है आपके पास, याद रखना। अब पूछा इसने स्थूल गति कौशल का नाम बताइए, यानी कि जिसमें ज़्यादा मांसपेशियों का उपयोग हो। स्थूल का मतलब ये होता है क्या, बड़ा या ज़्यादा, तो इसमें जो है ज़्यादा मांसपेशियों का उपयोग होगा। पेंटिंग कम मांसपेशियों का उपयोग होता है, केवल हाथ की उंगलियाँ। टाइपिंग हाथ की उंगलियाँ। मोती परोना केवल हाथ का उपयोग, छोटा। लेकिन कूदने में आपको ज़्यादा मांसपेशियों का उपयोग किया जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? कूदना। अब आता है 23 का और हमारे सेट का 44वां, कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग। अब देखो इसमें एक और रोग पूछ लिया, इस बार एक कैल्शियम पर जा रहा है। इसका भी का जैसा पता है हमें, विटामिन सी की कमी। रक्तअल्पता अभी अपन ऊपर पढ़ के आए, किसकी कमी? आयरन की कमी यानी कि लोहे की कमी। वेरी विटामिन बी में, ठीक है। तो अब कैल्शियम की कमी से क्या होगा? कैल्शियम की कमी, कैल्शियम आपने पढ़ा होगा, कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए क्या होता है? बहुत ज़रूरी होता है। हड्डियों के लिए बहुत सबसे आवश्यक चीज़ कैल्शियम है। और रिकेट्स रोग जो है, जो कि विटामिन डी की कमी से भी होता है, इसमें भी हड्डियां ही कमज़ोर होती हैं, यानी इसका कनेक्शन भी सीधा हड्डियों से ही जा रहा है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस में तो ऑस्टियो ही लगा है। आपको यदि आप कभी ऐसा है आपने ध्यान किया होगा, यदि आपके यहाँ पर किसी को हड्डियों से संबंधित कोई दिक्कत आती है, टूट फूट हो जाती है, तो वह कहाँ जाते हैं? ऑस्टियोलॉजिस्ट के पास ही जो जाते हैं। तो इसमें जो ऑस्टियो लगाएंगे हड्डियों से संबंधित ही है, तो क्या सीधा कैल्शियम चला जाएगा? रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस क्या होते हैं? इससे कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग हैं। आगे बढ़ते हैं। अकलाना का पूछ रहा है क्या हो सकता है अकलाना, यानी कि आप अकलाना तो समझ ही रहे होंगे, बात करते समय एकदम से रुक जाना। तो क्या है ये? क्या एक शारीरिक वृद्धि है, ये तो पॉजिटिव हो गया, इसके हिसाब से अकलाना तो नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव दिया आंसर में, तो ये तो होगा नहीं। दृष्टि दोष हो नहीं सकता क्योंकि ये आँखों से संबंधित तो है नहीं, सुनने से संबंध भी नहीं है, तो श्रवण कौशल भी नहीं होगा, तो आंसर बचा क्या? उच्चारण दोष, लेकिन कोई चीज़ बोलने में दिक्कत आना। अब हमारा 2022 का सेट शुरू हो रहा है और क्वेश्चन नंबर 46 आता है। यहाँ से पूछ रहा है बाल अवस्था की जो है आयु कितनी मानी गई है। अब देखो
फिर से वही का वही क्वेश्चन रिपीट होगा। इसको हम ऊपर कर चुके हैं। बाल अवस्था की आयु 6 से 12, 0 से 2 शिशु अवस्था, 3 से 5 पूर्व बाल अवस्था, या फिर इसको पूरे तरीके से शिशु अवस्था मान सकते हैं। फिर 6 से 12 आएगी जो कि बाल अवस्था होगी, 12 से 18 जाएगी तो टीनेज हो जाओगे तुम। तो ठीक है, और इसी प्रकार 18 से ऊपर जाओगे तो वयस्क हो जाओगे। तो ये फिर बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन हो गया ना। शारीरिक गत्यात्मक विकास को क्या प्रभावित करता है? अब देखो, जो भी हमारे फिजिकल चेंजेस आते हैं उसको क्या प्रभावित कर सकता है? पोषण, न्यूट्रिशन। यदि तुम्हें ठीक से खाना नहीं मिलेगा तो क्या तुम्हारे शरीर का विकास होगा? क्या तुम्हारी मसल्स बनेगी? नहीं बनेगी। तो ये तो बिल्कुल प्रभावित करता है। डर, डर का भी रोल होता है। यदि आप बचपन से ही यदि किसी चीज़ को लेकर डर जाओगे ना तो आपका शारीरिक विकास भी नहीं होता। इसलिए कभी भी देखना, जो भी छोटे बच्चे हों उन्हें कभी भी किसी चीज़ का भय हो तो उस भय को उसी समय दूर करना चाहिए। उसको हमेशा रखते हुए नहीं रखना चाहिए, लेके नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इससे उनका शारीरिक विकास रुक जाता है। इसके अलावा कोई भी रोग होगा आपका शारीरिक विकास जरूर रोकेगा। तो यह तीनों ही चीज़ें जो हैं, गत्यात्मक विकास जो कि शारीरिक होता है उसको प्रभावित करती ही करती हैं। संवेगों की विशेषता पूछ रहा है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशंस पूछ रहा है। और इसमें एक और टिप देना चाहूँगा मैं आपको, अगर ए और बी दोनों का ऑप्शन दिया है तो बहुत चांस है, हाई चांस है, 70 से लेकर 80% चांस है कि यही आंसर आना है। तो आप ऐसे भी, यदि आपको समझ ना आए तो इस प्रकार के जो है ऑप्शन को क्लिक कर कर आना है एग्जाम में। तो यहाँ पर संवेगों की विशेषता है, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, बौद्धिकता का अभाव भी होता है। ठीक है, तो ये और भी दोनों ही आएंगे इसमें। अब चलो, कूले का सिद्धांत पूछा गया आपसे। अब आपने कूले को पढ़ा होगा तो लगा दोगे, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं लगा पाओगे। लेकिन यदि आप नहीं भी पढ़ा तब भी आप सीधे याद रखो कि सामाजिककरण का सिद्धांत दिया कूले ने, क्योंकि ये एमसीक्यू है और इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। सीधे याद रखो, सामाजिककरण का सिद्धांत कूले ने दिया। अब पूछ रहा है राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग की स्थापना के बारे में। ये भी शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, हम पहले भी कर चुके हैं। 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग को बनाया गया था। आगे चलते हैं। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किस शोधकर्ता के बारे में पूछ रहा है, यानी कि द रिसर्चर्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। अब ये थोड़ा आपको रिलेट लगेगा क्योंकि इसमें जो वैज्ञानिक आएंगे वो बहुत ही नाम जान होंगे, यानी कि ये वाले जीन पिगेट या जीन पियाजे। बार बार जब भी बाल विकास की बात आएगी जीन पियाजे सामने आ जाएंगे अपनी 4 अवस्थाओं को लेकर। पहली संवेदीगामक, और उसके बाद की, उसके बाद की, और उसके बाद की। तो ये जो है यही है जो संज्ञानात्मक विकास के लिए इम्पोर्टेंट है। इसको भी याद रखना। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया। अब पूछ रहा है बालक का चारित्रिक विकास किस पर निर्भर करता है, यानी कि बच्चे का जो कैरेक्टर का जो डेवलपमेंट होगा वह किस पर निर्भर करेगा? वातावरण पर बिल्कुल करेगा। यदि आसपास का वातावरण गाली गलौज वाला है, गुंडागर्दी वाला है, तो बच्चे का कैरेक्टर या जो उसका चारित्रिक विकास है उस तरीके का होना तय हो जाता है। यदि परिवार का में लड़ाई झगड़े लगातार चलते हैं तो बच्चे का कैरेक्टर भी झगड़ालू होगा। यदि विद्यालय में किसी भी प्रकार की जो है भेदभाव देखने को मिलता है तो बच्चे का कैरेक्टर उसी प्रकार का हो जाएगा। इसीलिए बच्चे के चारों तरफ के वातावरण को अच्छा बनाओ। सबसे पहले परिवार को अच्छा बनाओ, वातावरण को अच्छा बनाओ। और विद्यालय तो खैर अच्छा ही होता है, नेगेटिव तो होता नहीं, क्योंकि उसमें सब शिक्षित लोग भरे होते हैं हमारे जैसे। तो इसमें जो आंसर आएगा वह सबका सब। स्थूल गति कौशल के विकास की अवस्था खाली स्थान वर्ष होती है। स्थूल गति कौशल के विकास की अवस्था कौन सी होती है? इसका जो आंसर होगा यह होगा अर्ली चाइल्डहुड, यानी पूर्व बाल्य अवस्था, जो कि चलती है 2 से 6 तक, या फिर 3 से 5 में बता रहा था बार बार। या तो 3 से 5 भी समझ लो या 2 से 6 भी समझ लो। पूर्व बाल्य अवस्था अर्ली चाइल्डहुड क्या है? स्थूल गति प्रोसेस के विकास की अवस्था है, यानी जो हमारी बड़ी बड़ी मांसपेशियाँ हैं, जैसे पैरों की, हाथों की मांसपेशियाँ, जो बड़ी बड़ी मांसपेशियाँ उनका जो सही विकास होता है वह पूर्व बाल्य अवस्था में ही होता है।
बालक के सामाजिक विकास को क्या प्रभावित करेगा? साथियों का समूह करेगा, बिल्कुल करेगा। वंशानुक्रम करेगा, शारीरिक स्वास्थ्य करेगा या लंबाई करेगी? तो ये तीनों ही नहीं करेंगे। साथियों का समूह उसके सामाजिक विकास को जरूर प्रभावित करेगा। बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण पूछ रहा है, गरीबी और अशिक्षित अशिक्षित। तो भाई साहब, बाल श्रमिक बनना भी एक नेगेटिव चीज़ है, गरीबी भी एक नेगेटिव चीज़ है, अशिक्षा भी एक नेगेटिव चीज़ है। सही तो मिलकर नेगेटिव चीज़ें बनेंगी, दोनों ही आ जाएंगे। यदि आप अशिक्षित हैं तो आप जैसे आपके माँ बाप या माता पिता अशिक्षित हैं तो वह शिक्षा को इतना महत्व न देकर आपको बचपन से ही काम कराने में लगा देंगे। गरीब हैं तब भी से सेम वही सिचुएशन है। अब जब गरीबी हो, खाने के लाले भरे हैं, तो कहाँ से पढ़ोगे भाई? तो फिर भी तो यहाँ से तो दोनों ही ऑप्शन आ जाएंगे। अब पूछ रहा है लो तत्व की कमी से होने वाला रोग। ये देखिए फिर से रिपीट, एक ना एक क्वेश्चन हर सेट में ऐसा मिलेगा ही जो तुमसे किसी रोग के बारे में पूछेगा। तो फिर से पूछ लिया और ये तो सेम टू सेम रिपीट हुआ। लो तत्व की कमी से रक्तापल्था, रोल तत्व की कमी से एनीमिया या रक्तापल्था। अब पूछा पैरों से संबंधित गत्यात्मक विकास का कोई उदाहरण बता दो। अब फिर से वही, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। पैरों से संबंधित गत्यात्मक विकास क्या टाइपिंग होगा, क्या चित्र बनाना होगा, क्या लिखना होगा, क्या होगा? चलना होगा। उसमें एक में पूछा था तो उसमें शायद दौड़ना था, इसमें चलना दे दिया। बस ऐसे करके अलग करेगा, बाकी क्वेश्चन तो वही रहेगा, कंसेप्ट तो वही रहेगा। अब पूछा स्थूल गति कौशल का क्या आशय है। तो अभी मैं कितनी बार बता चुका हूँ, बड़ी मांसपेशियों का उपयोग ही क्या है स्थूल गति कौशल। सूक्ष्म गति कौशल क्या है, छोटी मांसपेशियों का उपयोग। इन दोनों का कोई काम नहीं है। साक्षात्कार का एक प्रकार पूछ रहा है, यानी इंटरव्यू का प्रकार पूछ रहा है, कौन सा हो सकता है? या स्ट्रक्चर इंटरव्यू हो सकता है, खेलना दौड़ना सोना तो बिल्कुल नहीं। तो ये जो है एक वाक्य में आया हुआ क्वेश्चन होगा जिसे मैंने जो है ऑप्शन के थ्रू 4 ऑप्शन में बनाया हुआ है। साक्षात्कार का एक प्रकार होता है संरचित साक्षात्कार। इसके अलावा भी कई प्रकार होते हैं, यदि आप अपने हिसाब से लिखना चाहें, कोई सा आपको याद हो वो भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको यही लिखना है। हाँ, यदि ऑप्शन के हिसाब से आया तो यही अकेला रहा तो फिर यही लगाना पड़ेगा। आगे का क्वेश्चन पूछा है समान प्रतिमान का दृष्टिकोण क्या होता है? विकास एक निश्चित क्रम का पालन करें, यादृच्छिक वृद्धि, कोई प्रतिमान ना हो, केवल शारीरिक वृद्धि। क्या आंसर होगा इसका? डेवलपमेंट फॉलोज अ सीक्वेंस। समान प्रतिमान का सिद्धांत यही कहता है कि विकास एक निश्चित क्रम का पालन करता है, यानी कि समान प्रतिमान पर उसमें लिखा है समान प्रतिमान, यानी कि समान तरीके से। तो वो यही कह रहा है कि डेवलपमेंट भी एक निश्चित क्रम में होता है, यानी कि जब आप बैठना सीखोगे उसके बाद ही खड़ा होना सीखोगे, फिर चलना सीखोगे, चलने के बाद ही दौड़ना सीखोगे। तो एक प्रकार से क्रम लगा है कि एक निश्चित क्रम में आपका शारीरिक विकास हो रहा है, इसी प्रकार से मानसिक विकास भी एक क्रम में होना होता है। इस प्रकार की बात करता है समान प्रतिमान का दृष्टिकोण। अब 2021 के क्वेश्चन करेंगे। यहाँ से हमारा 61वां क्वेश्चन शुरू हो रहा है और 2021 का सेट आ गया है। तो अब पूछा है परिपक्वता का क्या अर्थ होता है, यानी मैच्योरिटी क्या है? क्या क्रियाशीलता है, क्या अभिप्रेरणा या शारीरिक विकास है, या अभिवृद्धि और विकास दोनों? आंसर होगा अभिवृद्धि और विकास दोनों ही। शारीरिक विकास मैच्योरिटी का संकेत नहीं है। कोई व्यक्ति 20 वर्ष का होकर भी दिमाग जो है 16-15 साल के लड़के जैसा रख सकता है, तो इसमें शारीरिक विकास का काम नहीं, मोटिवेशन का कोई काम नहीं है। कोई मोटिवेशन थोड़ी मिलेगा जब तुम परिपक्वता आएगी तुमने, वो तो ठोकर खाते खाते धीरे धीरे आ ही जाना है। तो इसमें आएगा ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों का होना, यानी कि ग्रोथ से मतलब है शरीर का विकास भी होना और साथ में मानसिक विकास भी होना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है खेल के कार्य पूछ रहा है, यानी कि फंक्शंस ऑफ गेम्स पूछ रहा है। खेल के कार्य या प्रकार पूछ रहा है ये कुल मिलाकर। तो शारीरिक स्वास्थ्य का विकास, तो हाँ बिल्कुल, खेलों से शारीरिक स्वास्थ्य विकास होता है, व्यक्तित्व बनता है, बिल्कुल, मूल्यों का विकास होता है, बिल्कुल। आंसर होगा उपरोक्त सभी। और यहाँ से भी एक टिप रखना, जैसे ही चार चार ऑप्शन वाला है और उसमें उपरोक्त सभी हो तो बहुत चांस है, 60 से लेकर 70% चांस है कि उपरोक्त सभी ही सही होगा। हालांकि यदि अनलेस आपको लग रहा है कि तीनों में से कोई ना कोई ऑप्शन आपको ऐसा पक्का लग रहा है कि ये तो हो ही नहीं सकता इसका, तो फिर आप उपरोक्त सही ना लगाकर अगले 2 में से किसी एक को लगाएंगे।
लेकिन यदि आपको ऐसा नहीं लग रहा है और उपरोक्त सभी आया और कोई आइडिया नहीं आ रहा है तो आंखें मूंझो और उपरोक्त सभी को लगा के आ जाओ। 60 से 70% चांस है कि तुम्हारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, मतलब आंसर सही हो जाएगा। तो 63वां क्वेश्चन देखते हैं। अब पूछ रहा है सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक। ये देखो फिर से आ गया, फिर से कोई शिक्षा होगा तो वो शिक्षा ही लगाएं। हालांकि इसमें शिक्षा दिया नहीं है, उपरोक्त सभी दिया है। तो सिंपल सी बात है, उपरोक्त सभी दिया है तो सामाजिक विकास को क्या सबके सब प्रभावित करेंगे। समाज भी सामाजिक विकास को प्रभावित करेगा, विद्यालय भी करेगा और परिवार भी करेगा। अच्छा, यही क्वेश्चन जो अपन 2-3 बार पूछ रहे थे तब उसमें क्या बोल रहा था, शिक्षा आ रहा था बार बार, उपरोक्त सभी का ऑप्शन नहीं था और ये सब दिए होते थे और उसमें मेन दिया होता शिक्षा। तो सबसे बड़ा कारण सामाजिक विकास का शिक्षा ही रहेगी, ना धर्म रहेगा, ना कुछ रहेगा, ना विद्यालय, ना परिवार। लेकिन इसमें तो सबके लिए दिया है तो ये सभी आंसर होगा। बालक के सामाजिकरण के महत्वपूर्ण कारक पूछा है इस बार इसमें, और महत्वपूर्ण कारक पूछा है और ऑप्शन दिए हैं विद्यालय, समाज, परिवार और रिश्तेदार। तो पहली सीढ़ी क्या होती है बालक के सामाजिकरण की, क्या होती है, परिवार ही तो होती है। तो महत्वपूर्ण कारक परिवार ही होगा क्योंकि ये शुरुआती स्टेज है। परिवार से सामाजिकरण सीखने के पश्चात ही बच्चा विद्यालय जाता है। ये मत समझना कि विद्यालय से सामाजिकरण होगा, नहीं, परिवार से ही शुरू हो जाता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखें। 2021 का अगला क्वेश्चन है दिवा स्वप्न पुस्तक। ये देखो फिर से रिपीट, गिजू भाई और अपनी दिवा स्वप्न, ये भी पहले अपन पढ़ चुके हैं। इस बार फिर याद रखना, सीधा सीधा दिवा स्वप्न के लेखक हैं गिजू भाई जी। अब आ गया प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि पर। ये भी शायद रिपीट क्वेश्चन है, बिल्कुल ये भी रिपीट क्वेश्चन नहीं है। अब आपको लग रहा हो रिपीट इतना ज़्यादा है, ऐसा तो ऐसा ही होता है, इसमें बार बार क्वेश्चनों का रिपीट होगा। लेकिन इस बार देखो ऑप्शन में बहुत गड़बड़ है। इस बार वो ऑप्शन नहीं दिया जो अपन ने पहले लगाया था। अपन ने पहले लगाया था 110 वाला, अब इसमें देखो 90 से 110 दिया है, 140 से ऊपर दिया है और इसमें जो आपको लगाना होगा वो 140 से ऊपर ही लगाना होगा। कारण क्योंकि 140 से ऊपर से ज़्यादा प्रतिभाशाली कौन हो सकता है। उसमें अपन ने देखा वो 110 से ऊपर कुछ दिया ही नहीं था तो अपन ने 110 लगाया। लेकिन इसमें तो कुल 140 ही दिया है तो 140 लगाओ, आराम से लगाओ, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही दिया है। सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली 140 वाला ही होगा ना, 120 या 30 से ज़्यादा प्रतिभाशाली होगा ना। तो अपन आंसर क्या लगाना पड़ेगा, 140 ही लगाना पड़ेगा इसमें। दृष्टिबाधित बालकों का खालिस्तान शैक्षिक साधन है। जिनकी जो आंखें नहीं होती उनके लिए क्या, भाई साहब ब्रेन लिपि बनाई इसलिए गई है। जिनको दिखता नहीं वो ऐसे डॉट डॉट से बने रहते हैं उसमें, और वो ऐसे टटो टटो कर यानी कि थोड़ा स्पर्श कर 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 वो अक्षरों को पहचानते हैं, वही तो ब्रेल लिपि है। तो यही आंसर है इसका, ब्रेल लिपि। सूक्ष्म गति कौशल विकास की आयु पूछ रहा है, यानी कि जो सूक्ष्म गति कौशल विकास है वह किस अवस्था से शुरू होती है। जैसे अभी उसने पूछा था स्थूल विकास किससे होते हैं, उस पर अपन लगाया था बाल अवस्था से, यानी कि 2 से 6। और इसमें पूछ रहा है कि सूक्ष्म गति कौशल कहाँ से विकसित होते हैं, उसमें अपन ने पूर्व बाल अवस्था यानी 2 से 6 ही लगाया था और इसमें भी वही लगाएंगे। यानी कि दोनों प्रकार के विकास जो हैं वह शुरू कहाँ से हो जाते हैं, अर्ली चाइल्डहुड से। संवेग का लैटिन शब्द फिर से आ गया और इस बार आप समझ पाएंगे कि कौन सा वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना। विटामिन सी फिर से आ गया, और क्या लिखो भाई, इतने रिपीट हो रहे हैं तो आपको विश्वास तो हो रहा होगा कि इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। तो बस ध्यान से पढ़ते रहो और क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे, कुछ ना कुछ नंबर पक्के जरूर होने ही होने हैं। अब पूछ रहा है शैशव अवस्था का काल, यानी जब शिशु होता है बच्चा तब उसका क्या काल है। जन्म से 5 वर्ष है, ये भी शायद रिपीट है। 12 से 18, जन्म से 2 वर्ष। तो इसका आंसर भी क्या होगा, जन्म से 5 वर्ष होगा। हाथों से संबंधित गत्यात्मक विकास के बारे में पूछ रहा है। अब बता दो भाई, हाथों से संबंधित गत्यात्मक विकास कौन सा हो सकता है। क्या लिखना होगा, दौड़ना होगा, कूदना होगा या चलना होगा। जाहिर सी बात है लिखना ही होगा। स्थूल गति कौशल
के विकास की अवस्था पूछ रहा है। इसका भी आंसर वही होगा कि जो स्थूल गति कौशल है की अवस्था जो है शैशव अवस्था से शुरू हो जाती है। सॉरी, इसमें मेरे हिसाब से थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है। इसमें आंसर तो डी दिया है, लेकिन मुझे लग रहा है स्थूल गति कौशल विकास की जो अवस्था होगी वह पूर्व बाल अवस्था से ही होनी चाहिए। इसको आप एक बार थोड़ा सर्च कर लेना, या आपके पास बुक वगैरह हो उसमें से देख लेना। बाकी नहीं तो मैं अगली वीडियो में बता ही दूँगा। झूला घर क्या है? झूला घर का उद्देश्य पूछ रहा है, यानी कि जो क्रेचेज बनाए जाते हैं इनका उद्देश्य क्या है? कामकाजी माताओं बच्चों की देखभाल। केवल केवल वाले तो ऐसे हटाना, ऐसे ठीक है। उच्च शिक्षा के लिए तो नहीं होगा, क्योंकि उच्च शिक्षा में बच्चे इतने बड़े तो हो जाते हैं कि उन्हें किसी और की देख रेख की आवश्यकता नहीं। चिकित्सा उपचार का इससे क्या ही लेना। इसका कार्य होता है जो कार्य करने वाली महिलाएं होती हैं। अब उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं 0 से लेकर 6 वर्ष तक की मानो, वैसे 2 से ही मानो, क्योंकि 2 वर्ष तक तो बच्चे को किसी और के पास भेजना ही कहाँ से उचित है। तो 2 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे, या इससे और भी ज़्यादा एज तक के बच्चे, 8-10 साल तक भी मान सकते हो, तो उनके लिए जब झूला घर बनाए गए हैं कि आप यदि काम पर जा रही हैं तो हमें दीजिए, हम आपके बच्चों की केयर करेंगे, उसके बदले आप हमें पैसे दीजिए, सीधा बात है। तो झूला घर का काम क्या है? कामकाजी माताओं के बच्चों की देखभाल करना। कैल्शियम की कमी से फिर से पूछ लिया है, मैं बार बार बता के ही थक गया हूँ। रिकेट्स रोग होगा कैल्शियम की कमी से, तो इसको देख लेना। रिकेट्स में विटामिन डी की कमी भी मान सकती हूँ। इसमें क्या है, हड्डियों में कमजोरी आ जाती है, इसे तो याद रखना। अब 2020 पर आते हैं अपन 76 के क्वेश्चन में। किशोर अवस्था की आयु पूछ रहा है, यानी कि जो टीनेज आयु शुरू होती है वह कब शुरू हो जाती है? तो जिसमें तुम्हें टीन लगा दिखे वहीं से शुरू हो जाएगी। 13 to 18, 14 to 20, ये तो नहीं होगा, इसको तो हटा ही दो। इसके बाद आया 12 to 60, नहीं भाई साहब, 12 बस क्यों होगी, और 10 से तो होनी ही नहीं चाहिए। तो क्या है, तीन तीन दो बार किस में आ रहा है? इसी में आ रहा है। टीन ही क्या होते हैं, टीन एज ही क्या होती है, किशोर अवस्था होती है। तो 13 to 18 ही क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। हाथों से संबंधित गत्यात्मक विकास कितनी बार पूछेगा भाई, कितनी बार पूछेगा? हाथों से संबंधित गत्यात्मक विकास में स्वयं भोजन करना, हाथों का उपयोग तो करोगे। बालों को संभालने में भी हाथों का उपयोग करोगे। गेंद से खेलोगे तो हाथ से ही तो गेंद पकड़ोगे ना। तो इसका आंसर सभी के सभी आ जाएगा। 2020 का अगला क्वेश्चन है, हमारा 78वां क्वेश्चन है। वो पूछ रहा है कक्षा कक्ष में संप्रेषण की रुकावटें हैं, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन, यानी बोलने में जो रुकावटें हैं वो क्या होती हैं क्लास में। रुचि का अभाव, बिल्कुल। यदि आपकी खुद की इच्छा नहीं है, आप खुद में इंटरेस्टेड नहीं है आपका, तो फिर बोलने में दिक्कत तो आएगी। माध्यम की कमी भी हो सकती है, जैसे अभी कोई बच्चा हिंदी माध्यम का है और अचानक से उसे इंग्लिश मीडियम विद्यालय में डाल दिया जाए, बच्चे आपस में इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो वो उसे कैसा लगेगा, क्या वो बात कर पाए? माध्यम की कमी भी आ सकती है। यदि मान लो कोई साउथ से तमिल भाषा बोलने वाला बच्चा अचानक से उसकी बात ना करता यहाँ आते हैं नॉर्थ में, और इधर हिंदी बोली जा रही है, तो उसे बोलने में संप्रेषण में दिक्कत तो आएगी ना। हिंदी थोड़ी बहुत बोल पाएगा, ठीक से तो नहीं बोल पाएगा। इसके अलावा भाषा की कमी भी हो सकती है, तो इसमें सारे के सारे आ जाएंगे। सामाजिक गतिशीलता के बारे में फिर से पूछ लिया इसने कोई, शिक्षा ज़्यादा तो सामाजिक गतिशीलता ज़्यादा। अब इसमें पूछ रहा है घटक क्या हो सकते हैं सामाजिक गतिशीलता में। यदि जाति की बात होगी ना तो नेगेटिव हो जाएगा। जाति जो है गलत चीज़ है, समाज के हिसाब से ठीक नहीं है। जातिगत व्यवस्था समझ रहे हो आप, तो ये गलत चीज़ है। शिक्षा आ गई है, धर्म आ गया, परिवार आ गया। एक तो अपन 90 से हटा, धर्म हो सकता है समाज को आगे बढ़ाने का जरिया हो कुछ वे में, लेकिन ज़्यादातर वे में हर धर्म रूढ़िवादिता पर ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ वे में धर्म बढ़ा सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा परिवार से भी ज़्यादा सामाजिक गतिशीलता कौन बढ़ाएगा, वही परिवार। शिक्षा ज़्यादा तो सामाजिक गतिशीलता ज़्यादा, शिक्षा कम तो सामाजिक नीचे की ओर चला जाएगा समाज में। तो आंसर तो अपना शिक्षा ही होना है। अब पूछा है इनमें से किसने बाल श्रम को प्रतिबंधित कर दिया था, यानी कि रोक दिया था? यूनिसेफ, यूनेस्को, विश्व बैंक।
तो अब यहाँ पर थोड़ा आपको जानकारी का वो होना चाहिए। यूनिसेफ यानी कि UNICEF, यूनाइटेड नेशंस, तो इसमें आता है चाइल्ड इमरजेंसी फंड। ये चाइल्ड से संबंधित काम करता है, इसलिए इसमें क्या है यूनिसेफ आंसर आएगा। जबकि यूनेस्को जो होता है, यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट वगैरह होती हैं, जो जगह बचाने लायक होती है पूरी पृथ्वी पर, चाहे वह इतिहास से संबंधित हो या चाहे वो प्राकृतिक हो, वह काम करता है यूनेस्को। यूनिसेफ बच्चों के लिए काम करता है और विश्व बैंक पैसों से संबंधित जगह है, तो आंसर यूनिसेफ ही होगा इसका। इनको भी याद रखना, हो सकता है आपसे विश्व बैंक के बारे में भी इसी प्रकार से घुमा के पूछ ले कि जब किसी देश में किसी प्रकार का अकाल आ जाता है, उसे इमरजेंसी पैसों की आवश्यकता होती है, तो वह कहाँ से लेता है, तो विश्व बैंक और एक और आता है, इसी में इसी से रिलेटेड एक और चीज़ होता है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। इसके अलावा यूनेस्को के बारे में पूछ सकता है कि ताजमहल वगैरह ऐसी इमारतों की धरोहर की जिम्मेदारी कौन लेता है वैश्विक लेवल पर, तो यूनेस्को लेता है, और यूनिसेफ बच्चों के लिए है। ठीक है। अब 2020 का अगला क्वेश्चन पूछ रहा है समान प्रतिमान का सिद्धांत। वही यानी कि विकास क्या होता है, एक क्रम में होता है, यानी विकास का सिद्धांत क्या है, समाज समान प्रतिमान का सिद्धांत है। यानी कि पहले बच्चा चलना सीखेगा तो तभी तो दौड़ना सीख पाएगा, फिर जंप करना सीख पाएगा, यानी कि एक क्रम में, उसी को बोल रहा है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तैरना कैसा विकास है, पैरों का, मनोसामाजिक, बाल्यावस्था का या विकास का। तो तैरने में मुख्य काम पैरों का होता है, हाथों का भी होता है डायरेक्शन के लिए, लेकिन ज़्यादा काम पैरों का। तो पैरों से संबंधित विकास क्या है, तैरना। एरिक्सन का संबंध पूछ रहा है, क्या यह मनोसामाजिक विकास से संबंधित है, शारीरिक विकास पैरों से, या गरीबी उन्मूलन से। तो ये जो है मनोसामाजिक विकास से संबंधित है, एरिक्सन, सीधा सीधा याद रखना है आपको। जिज्ञासा की एक विशेषता पूछ रहा है, बाल्यावस्था, पौधावस्था, वृद्धावस्था। अब पूछ रहा है जिज्ञासा की एक विशेषता, यानी कि जो क्यूरियोसिटी होती है हमारे अंदर, उसकी क्या विशेषता रहती है। सबसे ज़्यादा जिज्ञासा बच्चे में आती है बाल्यावस्था में। इसमें हम पूर्व बाल्यावस्था से लेकर पूरी बाल्यावस्था को लगा सकते हैं, यानी कि 2 से लेके सीधा सीधा आप चले जाओ 12 साल तक। इस समय बच्चा सबसे ज़्यादा उत्सुक और जिज्ञासु रहता है, क्योंकि वह अचानक से नई चीज़ें देखता है, तो उसके बारे में जिज्ञासा होना उसके स्वाभाविक होती है। वैश्वीकरण किस में मदद करता है, देखो ग्लोबलाइजेशन से एक अलग और क्वेश्चन आ गया। गरीबी को हटाने में मदद बिल्कुल करेगा। बाल्यावस्था का इससे संबंध नहीं दिख रहा, पैरों से और मानव सामाजिक से इसका संबंध नहीं दिख रहा, तो क्या गरीबी उन्मूलन में यह मदद करता है वैश्वीकरण। बुद्धि में स्थिरता आने वाली अवस्था का नाम लिखिए, यानी बुद्धि में एक प्रकार की स्थिरता कब आ जाएगी। किशोर अवस्था को तो उथल पुथल की स्थिति कहा गया है, इसमें तो स्थिरता का कोई नाम ही नहीं है किसी भी चीज़ में, तो ये तो होनी ही नहीं चाहिए। शैशव अवस्था और बाल अवस्था में तो अपन की बुद्धि जो है विकास ही कर रही होती है, तो इसमें तो कुछ होगा नहीं, यानी कि जब आप बड़े हो जाओगे तो आपकी बुद्धि में प्रौढ़ अवस्था में बुद्धि में एक प्रकार की स्थिरता आ जाती है। पैरों से संबंधित गत्यात्मक विकास फिर पूछ लिया, ये तो खा मार कर ही जाएगा इस क्वेश्चन से अपन को, तो इसमें फिर से कोई चलना आ जाएगा कि पैरों से संबंधित ही है। लिखना, चित्र बनाना और टाइपिंग, ये तो फिर सूक्ष्म वाले हैं। समाजीकरण का आशा पूछ रहा है, समाज में समायोजन, व्यक्तिगत वृद्धि, शारीरिक व्यायाम और एकांतवास। ये देखो नेगेटिव। समाजीकरण बात ही किसकी कर रहा है, समाज से घुल मिल कर रहे हैं। एकांतवास में शारीरिक व्यायाम का तो यहाँ कोई रिलेशन ही नहीं हो रहा। इसके बाद आ रहा व्यक्तिगत वृद्धि, तो यह सिर्फ एक की वृद्धि क्यों बात करेगा, तो इनमें से ही हट गया। आंसर क्या हुआ, समाज में समायोजन क्या है, सामाजिक कार्य। आयोडीन की कमी से होने वाली रोग का नाम पूछ रहा है, कितनी बार पूछेगा, ये इसको भी पता नहीं। घेंगा रोग है, अपन पहले भी एक साइड में देख लिया। प्रतिभाशाली बालकों के लिए किस प्रकार की शैक्षिक सामग्री का प्रयोग होना चाहिए, समृद्ध और उन्नत, बुनियादी, केवल और रटने वाली। देखो रटना तो नेगेटिव, केवल नेगेटिव, तो बेसिक मटेरियल का उपयोग तो अपन नॉर्मल लोगों के लिए करेंगे, तो इसका क्या है, फिर क्या आएगा, इनरिच्ड एंड एडवांस मटेरियल, यानी समृद्ध और उन्नत सामग्री। अब ये कुछ प्रेडिक्टेड क्वेश्चन है, इनको भी देख लो। 10 क्वेश्चन मैंने अपने हिसाब से बना दिए इसमें,
दिया, लगा दिए। ठीक है। व्यवहारवाद के जनक किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म? जेबी वॉटसन, सिगमंड फ्रायड, कार्ल रोजर्स या फिर अब्राहम मॉस्लो? आंसर है जेबी वॉटसन। कनेक्टेड है व्यवहारवाद से, तो इसको याद रखना। हो सकता है किसी न किसी रूप में आपके काम में आ जाए। व्यवहारवाद के जनक जेबी वॉटसन। TLM, देखो एक ना एक फुल फॉर्म जरूर पूछ सकता है आपसे। आप इसमें एक TLM को देखो, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। मतलब बच्चे के लिए, मतलब जो टीचर के लिए पढ़ाने के लिए आवश्यक चीज़ें है, इसमें बुक्स भी आ सकती है, चौक डस्टर सब आ सकता है, उसको टीचिंग लर्निंग मटेरियल बोलते हैं। TLM का फुल फॉर्म आपसे भी पूछ सकता है। इसके बाद आते हैं बायोलॉजी के अनुसार बच्चा जो अकेले कर सकता है और जो मदद से कर सकता है उसके बीच का अंतर। ये देखो ZPD आ रहा है, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, तो इसको याद रखना। ZPD यानी कि जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसी को बायोलॉजी ने कहा था, बच्चा जो अकेले कर सकता है और जो मदद से कर सकता है उसके बीच का जो अंतर है वह ZPD कहलाता है, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो इसको याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग विच आर ग्रॉस मोटर स्किल, यानी कि स्थूल गत्यात्मक होना चाहिए। क्या है? कैंची काटना, लिखना, कूदना, खुदकना। सीधी बात है, लिखना, कूदना, खुदकना में ज़्यादा चीज़ों का उपयोग होता है। मोती परिवहन तो भी। लर्निंग बाय डूइंग वॉज एम्फिसाइज बाय विच फिलोसफर, करके सीखना किस दार्शनिक ने इस पर जोर दिया था? जॉन डीवी, प्लेटो, अरस्तो या रूसो? जॉन डीवी ने जो है करके सीखने पर जोर दिया था। द RTI एक्ट, राइट टू एजुकेशन, अधिनियम कौन से वर्ष में लागू हुआ था? यह भी आपको उपयोग में आने वाली चीज़ है। यदि आपको पता है तो आप बता सकते हैं कौन से में हुआ था। तो यह हुआ था 2010 में, और यह किसी न किसी रूप में काम में आएगा। यदि हो सकता है इससे कोई 3-4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, उसमें राइट टू एजुकेशन अधिनियम के बारे में आपको जानकारी लगी हो, तो आपको याद रखना होगा कि 2010, और 2010 में भी कब? तो 1 अप्रैल को। बच्चे किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व को विकसित कर लेते हैं? समृद्धि प्रेरक में तो नहीं करेंगे, तो शुरुआती 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। समृद्धि प्रेरक में ही कर लेते हैं। वस्तु स्थायित्व का गुण उनमें समृद्धि प्रेरक में ही आ जाता है। ठीक है। अब पूछ रहा है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर। 8 प्रकार की बुद्धि, यही है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। म्यूजिकल, प्राकृतिक, प्रकृति वाली, सब प्रकार की बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर ने बताई आपको। लेकिन इसमें वो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, सॉरी बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत पूछ रहा है, जो कि थॉर्नडाइक ने दिया था। इन्होंने दिया था वो अलग था, इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। कंफ्यूज हो गया थोड़ा, सॉरी। थॉर्नडाइक थे जिन्होंने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया था। प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग वॉज डेवलप्ड, शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि किसके द्वारा विकसित की गई थी? शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि को विकसित किया था किलपैट्रिक ने। सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा सबसे पहले किस विश्वविद्यालय से शुरू हुई थी? तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले माइक्रो टीचिंग को शुरू किया था। इसी के साथ मैंने कुल 100 क्वेश्चन करवा दिए, जिनमें से जो 90 क्वेश्चन थे वो एज उसके पिछले 5 या 6 सालों में, यानी कि 2020 से 25 तक आपसे पूछे जा रहे हैं। और उसमें आपने देखा होगा भयंकर तरीके से क्वेश्चन एक दूसरे में रिपीट होते हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से एक सा आ ही जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि आपसे जो अगले MCQ जो 15 पूछे जाएंगे, चाहे वह एक वाक्य में उत्तर खाली स्थान है या फिर ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन, कहीं ना कहीं इन क्वेश्चन में से कम से कम 5 या 6, 7, 8 तक क्वेश्चन रिपीट होने ही होने हैं। तो आप इसको ठीक से देख कर जाइए। बस एक बार आपको देखना है, मैंने इसी ऑब्जेक्टिव टाइप में बनाया है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में तो ज़्यादा से ज़्यादा याद रह सके। इसके अलावा भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका भी सॉल्यूशन लाने की पूरी कोशिश करूँगा। हो सकता है आपको ऑडियो क्वालिटी ख़राब लगे, किंतु कंटेंट में कोई भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। धन्यवाद।